Hello students, I am Amar Hussain, Assistant Professor from Mechanical Department, SysTech. So आज हम बात करेंगे प्रोडक्ट डिज़ाइन मॉड्यूल के बारे में, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट के बारे में। ठीक है, जैसे कि हमने इस मॉड्यूल को नाम दिया है प्रोडक्ट डिज़ाइन। सो इससे आप समझ रहे होंगे कि किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने से पहले हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम किस तरह से एक प्रोडक्ट को डिज़ाइन करते हैं। डिज़ाइन से मतलब क्या है आपका? डिज़ाइन से मतलब ये है कि किसी भी प्रोडक्ट के डायमेंशंस क्या हैं, उसकी लेंथ कितनी है, उसकी विड्थ कितनी है, उसकी डेप्थ कितनी रहेगी। सो ये सब डायमेंशंस देखने के बाद हम क्या करते हैं, किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं। तो आज हम जिस प्रोडक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं उस प्रोडक्ट का नाम है पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट। सबसे पहले हम जिसका डिज़ाइन देखेंगे उस प्रोडक्ट का नाम है सिलेंडर। सो सिलेंडर के हम पूरे डायमेंशंस देखेंगे, देन हम उसके बारे में मैन्युफैक्चर के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि उसके डायमेंशंस क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो हम डायमेंशन शो कर रहे हैं, ये एक सिलेंडर है एक तरह से, बट इस सिलेंडर में हमें जो डेप्थ है, जो हाइट है वो 80 mm है। इस सिलेंडर की जो डेप्थ है वो आपकी कितनी है, 80 mm है। ठीक है, आप इसकी हाइट 80 mm है, बट आप इसके फ्रंट, जैसे कि आप इसके फ्रंट व्यू में देख सकते हैं, ये इसकी 80 mm हाइट है। बट आप इसके अगर टॉप व्यू में जाके अगर देखते हैं तो आपको पता चलता है भाई ये सिलेंडर तो है ही नहीं। ये क्या दिख रहा है, ये तो एक स्क्वायर ब्लॉक दिख रहा है। और ये कितने mm का स्क्वायर ब्लॉक है, 60 mm है, जिसके अंदर हमें एक होल ड्रिल करना है 40 mm के डाया का। अब आप कहेंगे सर आपने तो ये सिलेंडर बनाने के लिए कहा है, बट आप क्या बना रहे हैं यहाँ पे, आपने तो ये स्क्वायर ब्लॉक कर दिया बाहर का। अगर आपको सिलेंडर करना था तो आपको बाहर का डायमेंशन भी सिलेंडर रखना था, मीन्स सर्किल रखना था, है ना। बट मैं इस तरह का स्क्वायर शेप क्यों ले रहा हूँ, वो मैं आपको बिल्कुल असेंबली के दौरान, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट की असेंबली के दौरान मैं आपको बताऊंगा कि मैं आखिर इस पोर्शन को स्क्वायर क्यों ले रहा हूं। हाल फिलहाल आप सिर्फ इतना ध्यान में रखें कि हमें इस सिलेंडर के डायमेंशंस कैसे रखने हैं। 80 mm तो हमें इसकी हाइट रखनी है, एंड देन इसका स्क्वायर सेक्शन रखना है, हमें 60 बाई 60 का स्क्वायर सेक्शन रखना है, और इस स्क्वायर सेक्शन के अंदर हमें 40 mm का ड्रिल करना है, जिसकी की डेप्थ हाइट कितनी रहेगी, 80 mm इसकी हाइट रहेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इसको ध्यान में रखें। आप इसका पूरा डायमेंशंस देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने अभी डायमेंशंस के बारे में देखा कि हमें सिलेंडर के किस तरह से डायमेंशंस थे। भाई हमने देखा कि उसका जो स्क्वायर कट था, उसका पोर्शन था, उसका डायमेंशंस थे 60 mm। मीन्स स्क्वायर कितना रहेगा, 60 mm का स्क्वायर रहेगा, और उस स्क्वायर के अंदर हमें एक होल ड्रिल करना है, एक होल बनाना है, जिसकी की डेप्थ कितनी रहेगी, 80 mm उसकी डेप्थ रहेगी या हाइट रहेगी, एंड उसका डायमीटर कितना रहेगा, 40 mm रहेगा। सो हम उसको सबसे पहले क्या करने वाले हैं कि उसको हम एक स्क्वायर पोर्शन में कन्वर्ट करेंगे। मीन्स जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। एक्चुअली में ये एक वुडन पीस है, ठीक है, ये एक लॉन्ग वुडन पीस है, और इस वुडन पीस में से मैंने ऑलरेडी एक वुडन पीस को कट कर लिया है। मैंने ऑलरेडी एक वुडन पीस को यहाँ पर कट कर चुका हूँ। मैं यहाँ पर 100 के हेक्सॉ से मैंने इसके सिंपली इसको कट किया है। अब उसके बाद क्या किया है मैंने, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, इस चीज़ को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने इस सरफेस के ऊपर यहाँ पर एक स्क्वायर ब्लॉक बनाया हुआ है। ये स्क्वायर ब्लॉक 60 mm का स्क्वायर है, एंड आप इसका सेंटर भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, इस सेंटर के जरिए ही हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पर 40 mm का एक ड्रिल बनाएंगे, एंड देन उसके बाद हम इसको फॉलो कर देंगे। ठीक है, सो ये क्या है, एक आपका मैंने यहाँ पे डायमेंशन शो किए। अब आपके दिमाग में ये बात आएगी कि आखिर में इस तरह के डायमेंशंस को मैंने बनाया कैसे। सो आपको मैं यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ कि जिस तरह से हम अपनी ज्योमेट्री में एक कंपास यूटिलाइज करते हैं, सो आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, अरे ये तो कंपास है। लेकिन मैं एक्चुअली आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, ये कंपास नहीं है, ये मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में कैलिपर के नाम से जाना जाता है। आई रिपीट, कैलिपर, इसे हम कैलिपर कहते हैं। सो आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि आपने सर इसका कैलिपर का इस्तेमाल क्यों किया। आप तो अगर यहाँ पर डायमेंशंस अगर आप देखेंगे तो आपने आराम से रेक्टेंगल तो बना लिया है। सो दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको इस बात क्लियर कर दूँ, सबसे ज़्यादा अच्छा मैन्युफैक्चर इंजीनियर वो कहलाता है जो कि अपनी कंपनी का मटेरियल भी सेव करता हुआ चले एक्चुअली में। ठीक है, सो अगर आप इस डायमेंशंस को अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ पर एक आउटर में आपको एक सर्किल नज़र आ रहा होगा। इस आउटर में आपको सर्किल नज़र आ रहा होगा। एक्चुअली में इसका डाया है 80 mm। ठीक है,
सो 80 mm का मैंने डाया उठाया है यहाँ पर। एंड इसके बाद मुझे ध्यान था, अच्छे से याद है कि मेरा जो रेक्टेंगुलर ब्लॉक है उसके डायमेंशंस कितने रहेंगे, 60 mm का डायमेंशंस था, है ना। तो स्क्वायर ब्लॉक कितने mm का था, 60 mm का था। तो मैंने 80 mm का एक ही ब्लॉक उठाया है, इसलिए कैलिपर का मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। दैन उसके बाद मैंने जिस तरह से आपके बाकी के डायमेंशंस देख रहे हैं वो सारे डायमेंशंस आपके स्केल और पेंसिल की मदद से आप खुद ब खुद बना सकते हैं। अब इसके बाद जब हमने मार्किंग कर ली है, सो अब हम प्रोसीड करते हैं इसके मैन्युफैक्चरिंग की तरफ। सो स्टूडेंट्स, इससे पहले आपने देखा कि किस तरह से हमने एक वुडन ब्लॉक के ऊपर किस तरह से डायमेंशंस को ड्रॉ किया। बाय कैलिपर का इस्तेमाल करके आप अगर देखेंगे तो इस वुडन ब्लॉक का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसके ऊपर मैंने क्या बनाया है, एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक बनाया है जिसका डायमेंशन कितना है, 60 mm। अगर आप इस चीज़ को ध्यान से देखेंगे, ये तो एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक, ये एक सर्कुलर सिलेंडर है, एक सर्कुलर ब्लॉक है, और इस ब्लॉक को मुझे काय में कन्वर्ट करना है, इस ब्लॉक को मुझे एक रेक्टेंगुलर पोर्शन में कन्वर्ट करना है। सो इससे पहली वाली वीडियो में मैंने आपसे बात करी थी जिसमें मैंने आपको बताया था, अगर किसी भी रेक्टेंगुलर या किसी भी सर्कुलर सरफेस को या फिर किसी भी रफ सरफेस को अगर हमें फ्लैट करना होता है तो उस दौरान हम शेपर मशीन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सो मैं आपको शेपर मशीन की वर्किंग से पहले सबसे पहले मैं आपको सारे के सारे पार्ट्स के बारे में रिमाइंड कराऊंगा और हर एक पार्ट का फंक्शन क्या होता है तो मैं सब चीज़ें आपको बताऊंगा। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे सबसे पहला पार्ट जो है आपका वो है आपका बेस, ठीक है। सो शेपर मशीन का बेस जो है ये कास्ट आयरन के प्रोडक्ट से बना होता है और कास्टिंग प्रोसेस के थ्रू बनाया जाता है। अगर आप इस कास्ट आयरन के प्रोडक्ट को अगर आप देखेंगे बेस को, तो ये बेस जो है ये आपके फाउंडेशन से फिक्स कर दिया गया है, तो आपको आपके इस बेस को फाउंडेशन से फिक्स कर दिया गया है। इसकी वजह क्या है, क्योंकि जब आप इस शेपर मशीन को ऑपरेट करते हैं तो उस दौरान क्या होता है, वाइब्रेटिंग होना स्टार्ट हो जाता है। सो आप फ्रीली इसको ऑपरेट नहीं कर सकते, इसके लिए आपको इसके जो लेग्स होते हैं, जो कास्टिंग का जो बेस लेग्स हैं इसके नीचे के, इस लेग्स को आपको क्या करना पड़ता है, इसको फाउंडेशन से पूरा का पूरा फिक्स करना पड़ता है। सो नाउ अब आपको दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, ये होता है आपका कॉलम। कॉलम भी आपका कास्ट आयरन का बना होता है और कास्टिंग की प्रोसेस के थ्रू बना होता है। कॉलम के साथ में जो पूरा मैकेनिज्म हम यूटिलाइज करते हैं उस मैकेनिज्म का नाम होता है क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म। सो मैं अभी आपको जब मैं मशीन ऑपरेट करूंगा इसी वीडियो के दौरान, तो उस दौरान आपको दिखेगा कि क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म किस तरह से काम करता है। सो इसके पीछे आप यहाँ पर देखेंगे एक्चुअली में ये क्या है, ये एक आपकी पुली है। आप ये जो पोर्शन देख रहे हैं, आप अगर इस पोर्शन को देखेंगे, सो आप अगर मैं इसको रोटेट करता हूँ यहाँ पर, सो आप ये देखेंगे एक्चुअली में पुली से कनेक्ट है। सो ये पुली जैसे ही हम इस पुली को रोटेट कर रहे हैं तो आप ये देखेंगे ऊपर की तरफ का जो पोर्शन है ये हम इसे रैम कहते हैं, इसे हम रैम कहते हैं। तो जैसे ही ये पुली रोटेट करना स्टार्ट होती है, जैसे ही मैं अब ये स्विच है इस मशीन का, ये मशीन का स्विच है, जैसे ही मैं ऑन करता हूँ यहाँ पर, जैसे ही हमने ऑन करा तो आप देख सकते हैं कि मेरा पावर किस पर ट्रांसफर किया जा रहा है, यहाँ पर पुली पर ट्रांसफर किया जा रहा है पावर, और आपका जो रैम है एंड आपका जो रैम है इस सर्कुलर मोशन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा होगा, आपका कॉलम होगा। इसके बाद मैंने आपको शेपर मशीन में दो इंपॉर्टेंट तीन तरह के आपको थ्री एक्सिस वे में बताया था कि किस किस तरह का मोशन होता है। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर आपका एक क्रॉस रेल होता है। ये पोर्शन अगर आप देखेंगे ध्यान से पास आके, अगर आप यहाँ पर देखेंगे ये पोर्शन होता है क्रॉस रेल। ये जो पूरा पोर्शन है आपका ये कहलाता है आपका क्रॉस रेल कहलाता है, ठीक है। सो क्रॉस रेल क्या होता है, अगर आप इसको दूर से जाके देखेंगे सो आपको पता चलेगा कि आपकी रैम की जो एक्सिस है ये तो सीधी हॉरिजॉन्टल जा रही है, ठीक है, और आपकी क्रॉस रेल की जो एक्सिस है वो आपके परपेंडिकुलर आ रही है। सो अगर मैं क्रॉस रेल को रोटेट करता हूँ, इसी दौरान अगर मैं क्रॉस रेल को रोटेट करता हूँ सो आप देखेंगे, ये देखिए आप देखेंगे कि ये जो वेन्स बनी हुई है यहाँ पर, सो ये क्रॉस रेल कहाँ मूव होना स्टार्ट हो रहा है, ये क्रॉस रेल परपेंडिकुलर टू द रैम मूव होना स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर आपको टेबल पे भी डिफरेंस नजर आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सो ये जैसे ही आप यहाँ से लीवर के थ्रू क्रॉस रेल की जो रॉड है, क्रॉस रेल की जो पिन है, जैसे ही आप इसको रोटेट करते हैं सो आपका क्रॉस रेल कहाँ मूव होने लगता है, परपेंडिकुलर टू द रैम, ठीक। अब उसके बाद मैंने आपको एक पॉइंट बताया था सैडल। सैडल से ही, सैडल जो रहता है आपका क्रॉस रेल से ही कनेक्ट रहता है। जो सैडल है ये पोर्शन जहाँ पर मैंने फिंगर शो किया हुआ आपको, ये पोर्शन कहलाता है आपका सैडल। ये सैडल आपका क्रॉस रेल से ही कनेक्ट होता है और इसका काम भी क्या होता है कि ये ट्रांसवर्स मोशन आपको शो करता है। आप जैसे देखिए ये जो लिंक आप यहाँ पर ये जो पिन देख रहे हैं, ये मैंने क्या करा है लीवर के थ्रू, अब यहाँ से इस पिन को मुझे रोटेट करना है
मतलब मैं ट्रांसवर्स मोशन देना चाहता हूँ। तो अभी मैंने ट्रांसवर्स मोशन दिया, तो आप ये देखिए यहाँ पर ये जो वेन्स देख रहे हैं आप, यहाँ पर ये जो वेन्स देख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होने लगा भैया, ये आपका मूवमेंट आने लगा है, ठीक है। सो इसके थ्रू क्या दिया जाता है, आपको फीड दिया जाता है। इसके थ्रू क्या करा जाता है, इसकी हेल्प से हम फीड देते हैं यहाँ पर। जैसे आप ये वर्क पीस को आप फिक्स कर देंगे तो आपका तो मूवमेंट हो रहा है यहाँ पर, आपका तो यहाँ पर रैम क्या हो रहा है, मूव हो रहा है। तो फीड किस तरफ दी जाती है इसमें, इसको फीड देना होता है, क्योंकि वर्क पीस को आप यहाँ फीड देते हो, ठीक है। एक फीड जो देते हो आप वर्क पीस को, आप किसके इस्तेमाल से करते हो, सैडल के इस्तेमाल से करते हो। अब ये भी अगर आप देखेंगे तो सैडल भी जो रहता है आपका, सैडल जो है, इसकी सैडल की जो ट्रांसवर्स मोशन है वो कौन सी एक्सिस के परपेंडिकुलर रहती है आपकी, वो रैम की एक्सिस के परपेंडिकुलर रहती है। आप देखिए रैम ये जा रहा है, उसकी एक्सिस ये हो गई है, क्रॉस रेल की एक्सिस परपेंडिकुलर हो गई है रैम की एक्सिस के। सिमिलरली जो आपका ट्रांसवर्स मोशन की एक्सिस जा रही है, सैडल की जो एक्सिस जा रही है, वो भी रैम के कैसी हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। अब सैडल के ऊपर आपका क्या होता है, यहाँ पर सैडल के ऊपर आपका होता है रैम, यहाँ पर सॉरी टेबल। सैडल के ऊपर आपका क्या जो पार्ट है ये होता है आपका टेबल, और इस टेबल के ऊपर एक्चुअली में वाइस होता है। इस टेबल के ऊपर एक वाइस है। सो अगर आप देखेंगे तो ये पार्ट तो मूवेबल नहीं है, ये पार्ट मेरे लिए मूवेबल नहीं है, लेकिन इस पार्ट में यहाँ पर फिर से ये जो आप पिन देख रहे हैं, इस पिन को क्या करूँगा मैं, इसको मैं फिक्स करने के लिए मूवेबल है, लीवर के थ्रू मैं इसको मूव कर सकता हूँ और ये मूवेबल है। सो अगर जैसे मान के चलिए मुझे अपने वर्क पीस को यहाँ पर मुझे इस पोर्शन को मूव करना है, मुझे ये जो अनडिजायर्ड मटेरियल है यहाँ पर, ये रेक्टेंगुलर के ऊपर जो अनडिजायर्ड मटेरियल है, मुझे इसको रिमूव करना है अगर, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे वर्क पीस को फिक्स करना पड़ेगा। सो आप देखिए यहाँ पर ये मैंने इसको फिक्स करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। सो अगर आप यहाँ देखेंगे सो ये मैंने इसको फिक्स कर दिया है यहाँ पर, ठीक है। अब मैंने इसको फिक्स कर दिया है यहाँ पर, ये क्या होगा है टेबल की वजह से। अब यहाँ पर अभी आपने सारे पार्ट्स के बारे में देखा, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो रहता है इसका, ये रहता है टूल। सो टूल में अगर आप देखेंगे तो ये तो आपका टूल पोस्ट है, ये जो पोर्शन आगे की तरफ आप देख रहे हैं, ये पोर्शन कहला रहा है आपका टूल पोस्ट, ठीक है। ये वाला पोर्शन आपका टूल पोस्ट कहलाएगा, ये आपका सिंगल पॉइंट कटिंग टूल हो जाएगा, ठीक है। और ये पोर्शन जो आप देख रहे हैं इस तरफ, ये पोर्शन कहलाता है आपका क्लैपर। इस क्लैपर का काम क्या रहता है, इस क्लैपर का काम ये रहता है कि आपका जो टूल पोस्ट होता है ये उसको सपोर्ट करता है यहाँ पे, ताकि टूल पोस्ट आपका टूल को क्या कर सके, होल्ड कर सके। एंड इसी के जस्ट पीछे अगर आप यहाँ देखेंगे, इसी के जस्ट पीछे अगर आप यहाँ आकर देखेंगे तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक स्क्रू दिया हुआ है बड़ा, ठीक है। अगर हम इसको, इसके क्लैपर के पीछे एक्चुअली में एक स्क्रू लगा रहता है। जैसे ही आप इस डाउन फीड व्हील, डाउन फीड व्हील, ये जो ऊपर की तरफ में जहाँ फिंगर दिखा रहा हूँ आपको, इसको हम कहते हैं डाउन फीड व्हील। मीन्स अगर मैं इसको रोटेट करता हूँ, सो आप इस तरफ आके अगर आप देखेंगे, सो इस तरफ आके अगर आप देखेंगे तो ये देखिएगा अब ये टूल नीचे जाने लगेगा। जैसे ही आप इसको रोटेट करते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये तो टूल कहाँ जा रहा है आपका, नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में फीड करने लगता है, ठीक है। और अगर आप इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं तो वापस अगेन टूल क्या होता है, ऊपर की तरफ आने लगता है। अब यहाँ पर मैंने आपको दो चीज़ें और बताई थी। एक यहाँ पे कैलिपर लगा हुआ है, जो आप पास से करीब से आके देखेंगे, अगर आप इस वीडियो में करीब से आके देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, एक कैलिपर है। एक्चुअली में यहाँ पर क्या है, स्केल दिख रहा है आपको, ठीक है। सो इस स्केल की मदद से क्या होता है कि अगर ये ग्रेजुएशंस कहलाते हैं, एंगुलर ग्रेजुएशंस कहलाते हैं, सॉरी क्लैपर नहीं है, ये कैलिपर नहीं है, ये एंगुलर ग्रेजुएशंस कहलाता है। आई रिपीट, एंगुलर ग्रेजुएशंस कहलाता है। एंगुलर ग्रेजुएशंस का मतलब ये है कि अगर आप इस टूल को किसी एंगल पे टर्न करना चाह रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, इस कैलिपर को किसी एंगल पे टर्न कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में आएगा कि किस तरह से मैं इस एंगल को टर्न कर सकता हूँ। तो यहाँ पर एक की दी हुई है एक्चुअली, ठीक है। तो यहाँ पर एक की दी हुई है, आपने जैसे ही इस की को लूज करा, आप यहाँ पर लूज करेंगे, एंड देन आप देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा क्लैपर जो है, पूरा का पूरा टूल पोस्ट क्या है, मूव कर सकता है, ठीक है। एंड देन आप लास्ट में इसको फिक्स कर दीजिए। चलिए, ठीक। अब ये क्या हो रहा है आपका, यहाँ पर ये एंगुलर ग्रेजुएशंस देखा आपने कि अगर मुझे किसी टूल को अगर किसी एंगल पे अगर फिक्स करना है, तो मैं यहाँ पर एंगुलर ग्रेजुएशंस की हेल्प से क्या कर सकता हूँ, टूल को किसी भी एंगल पे फिक्स कर सकता हूँ। देन अगर अब यहाँ पर क्या होता है, माइक्रोमीटर स्केल,
जो मैंने इससे पहले वीडियो आपको बनवाया था उसमें आपने देखा था कि मैंने माइक्रोमीटर स्केल के बारे में कहा था। सो मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर आप पास आकर देखेंगे यहाँ पर, सो जैसे कि मैं अपनी मन मर्जी से हर वक्त कभी भी इस टूल को एकदम नीचे नहीं कर सकता। आप यहाँ पर देखेंगे सो यहाँ पर एक कट लगा हुआ है हल्का सा, ठीक है। सो यहाँ पर ये माइक्रोमीटर जो स्केल है ये बिल्कुल 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, जितना हल्के हल्के अगर आपको पर mm के हिसाब से अगर जाना है यहाँ पर, सो ये क्या होता है, ये आपका स्केल दिया हुआ है एक्चुअली में। सो इसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, टूल को डिटरमाइन कर सकते हैं कि कितने mm आप उस टूल को नीचे ले जा रहे हैं, और उस हर बार उतने ही टर्न्स पर आप क्या कर सकते हैं, टूल को नीचे ले जा सकते हैं। ठीक, अभी तक आपने क्या देखा, सारे के सारे पार्ट्स के बारे में देखा शेपर मशीन के। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको शेपर मशीन का क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म देखना है तो एक्चुअली में आपने अभी तक क्या देखा था कि मैंने आपसे पिछले वीडियो में कहा था कि अगर जिस दौरान आपका रैम आगे की तरफ मूव होता है फॉरवर्ड में, तो उस दौरान कटिंग स्ट्रोक टेक प्लेस करता है, जबकि जब ये रैम वापस रिटर्न जाता है तो बहुत तेजी के साथ रिटर्न होता है। मीन्स इसकी स्पीड क्या रहेगी, कोई आइडियल स्ट्रोक में ज़्यादा रहेगी और कटिंग स्ट्रोक में इसकी स्पीड कम रहेगी। अब जैसे कि आपने कि बुकिश डायग्राम देखा था उसमें कि क्विक रिटर्न मैकेनिज्म का, अब मैं आपको वो बिल्कुल दिखा करूँगा। मैं आपको इस वर्किंग के बारे में, क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म के बारे में बताने वाला हूँ। सो आपको जैसे मैंने वहाँ पर बुकिश डायग्राम बताया था, तो मैंने यहाँ पर अगर आप देखेंगे सो यहाँ पर एक रिंग दिखाया था बुकिश डायग्राम में, इस तरफ आपको एक रिंग दिखाया था। एक्चुअली में ये क्या है, एक पिनियन है। सो इस पिनियन पे जैसा आपने बैक साइड पर देखा था, तो इसके बैक साइड पर क्या है कि एक शाफ्ट लगी हुई है। ये जो आप देख रहे हैं ये एक शाफ्ट आ रही है, ठीक है। इस शाफ्ट के बैक साइड पर जो है पुली कनेक्ट हुई है। सो ये वो पुली क्या करती है, इस पिनियन को मोशन ट्रांसफर करती है, एंड देन ये मोशन, यही पिनियन क्या करता है, इस लार्ज गियर को क्या करता है, मोशन ट्रांसफर करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। सो मैं अभी आपको चला के दिखाता हूँ। जैसे सो अभी आपने देखा यहाँ पर ये कौन सा आर्म है, ये आपका रॉकर आर्म है, ठीक है। ये आपका रॉकर आर्म है। तो जिस तरह से ये मूव हो रहा है, जैसे जैसे ये मूव होगा, एंगुलर कोई डायरेक्शन लेगा, वैसे ही आपका रैम भी क्या होता है, मूव करता है, ठीक है। और यहाँ पर ये लिंक लगी हुई है, ठीक है। ये आपका क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म कहलाता है। और इसका नाम क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म क्यों रखा गया है, क्योंकि आपका जो रैम रहता है वो इसमें स्पीड उसकी रिटर्निंग के दौरान बहुत ज़्यादा तेज होती है, इसलिए इस मोशन का नाम क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म किया गया है, ठीक है। चलिए, तो आप देख सकते हैं इसका वर्किंग। ओके, सो अभी तक आप लोगों ने सभी ने वर्किंग देख लिया होगा कि किस तरह से क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म काम कर रहा है। एज वेल एज अभी तक हमने इसके सारे पार्ट्स के बारे में डिस्कशन कर लिया है, ठीक। अब हमारे लिए ज़रूरी क्या है कि अब आप ये चाहोगे कि भाई वर्किंग में देखिए आप क्या चाह रहे हो, यहाँ पर वर्क पीस अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे, अगर आप इस वर्क पीस को ध्यान से देखोगे तो मुझे क्या चाहिए, इस वर्क पीस का जो अनडिजायर्ड मटेरियल है ऊपर की तरफ का, वो मुझे यहाँ से रिमूव करना है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपका वर्क पीस को क्या करना है, आपको करेक्ट लोकेशन पर एडजस्ट करना ज़रूरी है। आपके वर्क पीस को करेक्ट लोकेशन पर एडजस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप आगे की तरफ से अगर आप जाके देखेंगे तो टूल को क्या करना है, हमें एक एग्जैक्ट एंड पॉइंट पर, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि 4 प्रिंसिपल्स पर वर्क करता है ये शेपर मशीन। सबसे पहले क्या आप क्या है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का इस्तेमाल करें। वर्क पीस को आप वाइस में फिक्स कर दें। कटिंग स्ट्रोक इन फॉरवर्ड स्ट्रोक के दौरान कटिंग स्ट्रोक होता है, आइडियल स्ट्रोक रिटर्न स्ट्रोक के दौरान होता है। और अगर आपको कटिंग करनी है, कोई भी मटेरियल रिमूव करना है शेपर मशीन के
शेपर मशीन का यूटिलाइज करके। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कोई भी एक एंड से स्टार्ट करना पड़ेगा आपको। सो अब जैसे यहाँ आ गए, यहाँ पर मुझे बिल्कुल ध्यान से इस बात का ध्यान रखना है कि टूल ज़्यादा फीड ना कर जाएगा। अगर टूल ज़्यादा फीड कर गया तो उस दौरान क्या होगा, टूल टूट भी सकता है। सो अभी आप जैसे देखेंगे यहाँ पे कि मुझे एक एंड से करना है। सो आप अगर इस तरफ से अगर स्टार्ट करते हैं यहाँ से, सो इसकी कम से कम 2 या 3 mm जो मटेरियल है वो यहाँ से बच जाएगा। फिर एंड में जब आप इसको वापस रिटर्न में अगर स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर ये मटेरियल फटना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए आपको एक फिनिशिंग एंड से स्टार्ट करना पड़ता है। आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने ऊपर वाले रैम से आकर एक्चुअली किया है। सो ये जो आप ऊपर की तरफ रैम देख रहे हैं, ये आपको बुक की लैंग्वेज में कहीं पे भी नहीं दिखेगा। ये एक्चुअली में जब आप फिजिकली इसमें वर्क करते हैं उस दौरान आपको यहाँ पर ये एक क्लैंप आता है। इस क्लैंप के जरिए क्या कर सकते हैं, आप इसकी लेंथ ऑफ स्ट्रोक को एडजस्ट कर सकते हैं। मीन्स आपको कितनी लेंथ आगे रखना है, पीछे रखना है। अगर आप इसको आगे की तरफ ले जाते हैं तो लेंथ ऑफ स्ट्रोक ज़्यादा जाएगी, और अगर आप इसी को लेंथ को अगर पीछे कर देते हैं तो इसकी लेंथ क्या होने लगती है। ये देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे, मैं अगर इसको ऐसे कॉलम खींचता रहूँगा तो ये नहीं खींचेगा, ठीक है। लेकिन उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पुली को हल्का सा ऑपरेट करना पड़ेगा। आप नीचे की तरफ देखेंगे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे, तो यहाँ पर ये पुली को क्या कर रहा हूँ, जैसे ही मैं इस पुली को अपनी तरफ रोटेट कर रहा हूँ वैसे वैसा मेरा क्लैंप क्या कर रहा है, आगे की तरफ जा रहा है। क्लैंप आगे की तरफ जा रहा है बट आपका रैम नहीं जा रहा है। अदरवाइज अगर आपने पुली छोड़ दी तो क्या होगा, ये आपका जो रैम है ये भी नहीं हिलेगा और आपकी पुली भी, ये आपका क्लैंप भी मूव नहीं होगा। तो मुझे क्या करना है, इस क्लैंप को पीछे की तरफ लेकर आना है। ये मैं पीछे की तरफ लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आगे क्या कर देता हूँ, मैं इस क्लैंप को आगे फिक्स कर देता हूँ, ठीक। ये मैंने यहाँ पर आके पीछे की बैक साइड पर आके क्लैंप को फिक्स कर दिया है। सो जब भी आप कोई प्रैक्टिकल वर्क करते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपको शायद थ्योरेटिकल बुक्स में ना दिखाई दे। अब क्या करना है, जैसे कि अभी आप देखेंगे यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, मैं एक बार और टेस्ट करके देखिए तो ज़्यादा स्ट्रोक लेंथ ज़्यादा तो नहीं जा रहा स्ट्रोक। अभी क्या देखा आपने, यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। अब क्या है, अभी मुझे ये चेक करना है, इसमें इस वर्किंग के दौरान मुझे ये चेक करना है आप देखिए, ये देखिए, अगर आप इस टूल को बराबर देखेंगे यहाँ पे, सो मुझे कहाँ से मूव करना है, मटेरियल को यहाँ तक मूव करना है। और अगर आप एग्जैक्टली देखेंगे तो ये टूल बिल्कुल यहाँ तक आराम से आ सकता है, ठीक है। सो मुझे इसको एडजस्ट करने की और ज़्यादा पीछे एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली मैं लेंथ ऑफ स्ट्रोक में ज़्यादा क्यों बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मुझे बैक साइड से भी मटेरियल को रिमूव करना ज़रूरी है, ठीक। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे, सो मुझे क्या करना है, मटेरियल को, टूल को इसके कॉन्टेक्ट में लाना है, वर्कपीस के टूल को मुझे वर्कपीस के कॉन्टेक्ट में लाना है। तो ये अब आप यहाँ देखेंगे आगे, सो ये हल्का सा कॉन्टेक्ट में आ रहा है, ठीक। अब क्या करना है, यहाँ पे हल्का सा कॉन्टेक्ट में आ चुका है। दूसरी बात, इस सिलेंडर को जो हम बना रहे थे, तो इस सिलेंडर को बनाने के दौरान हमने जो इसकी हाइट फिक्स की थी वो थी 80 mm। सो 80 mm फिक्स करना करके कभी भी किसी भी टूल की अगर कोई डायमेंशंस दिए जाते हैं तो आप कभी भी उसे फिक्स मत करिए, आप उसको फिक्स मत कीजिए, हमेशा 10 से 12 mm एक्स्ट्रा लीजिए, क्योंकि एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मटेरियल आप हमेशा आराम से रिमूव कर सकते हैं। लेकिन अगर एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मटेरियल नहीं होगा देन आपको दिक्कत आएगी। स्टार्ट करने से पहले कोई भी वर्क, हम तो यहाँ पर वुडन के बारे में काम कर रहे हैं, लेकिन आपको जो मटेरियल कई बार यूटिलाइज करना पड़ता है वो मटेरियल होता है आपका मेटल होता है। तो इस वजह से आपको बहुत ज़्यादा सेफ्टी के साथ बिल्कुल सारी चीज़ें
देख लीजिए कि आपका जो मटेरियल है वो बिल्कुल टाइटली फिक्स हो गया है वाइस में या नहीं हुआ है। अब आप देख लीजिए वर्किंग इसका। अब आप जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि ये तो ठीक है, यहाँ पर ये हो रहा है, ठीक है। हल्का सा मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे दिख रहा है कि मटेरियल रिमूव नहीं हो रहा है, तो मैं क्या करूँगा, ये हैंड व्हील जो ऊपर की तरफ है, फीट हैंड व्हील, इसको हल्का सा नीचे की तरफ लेकर आऊँगा, ठीक है। इसको हल्का सा हैंड व्हील को मैं नीचे की तरफ जब लेकर आया हूँ यहाँ पर, अब क्या करना है मुझे, यहाँ पर जो ये सैडल की रॉड थी, ये जो सैडल था, उस सैडल को मैं क्या करूँगा, रिमोट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर दूँगा। तो आप क्या हो जाएगा, जैसे मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर रहा हूँ, शायद अभी मटेरियल रिमूव नहीं होगा, नहीं होगा तो उसका फिर से आप हैंड व्हील रॉड को नीचे करें, लगता है इसकी कुछ सेटिंग्स करनी पड़ेंगी। एडजस्ट कर दिया है। सो रैम क्लैम्प के थ्रू हमने क्या करा है कि जो आपका जो स्ट्रोक की लेंथ है वो आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सो अभी आप अगर देखेंगे तो स्ट्रोक की लेंथ क्या हो रही है, पीछे तक भी जा रही है और आराम से आगे तक भी जा रही है, ठीक है। स्ट्रोक की लेंथ पीछे तक भी जा रही है एंड देन आराम से आगे तक भी जा रही है। अब क्या करते हैं, मैं इसको फीड देना स्टार्ट कर देता हूँ धीरे से, स्लो स्लो करके मैं इसको फीड देना स्टार्ट करूँगा। आप जब भी इसमें फ्लैट कर रहे होंगे किसी सरफेस को, तो उस दौरान ध्यान रखें जो आपको फीड देना है वो हमेशा कटिंग स्ट्रोक के दौरान है। आपने जो देखा अभी जो लकड़ी है वो इसकी बर्स्ट हो गई है या फिर जो बर्स्ट हुई है, इसकी वजह ये है कि आपने फीड एकदम से सडन दे दिया। अगर आप कोई भी फीड अगर आप जल्दबाजी करेंगे इस मशीन के ऊपर, तो आपकी जो फ्लैट सरफेस है वो क्या हो जाएगी, वो ख़राब हो सकती है। मेटल के केस में तो कोई दिक्कत नहीं आती क्योंकि मेटल तो क्या रहता है भैया, उसका तो स्ट्रॉन्ग रहता है, उसकी हार्डनेस ज़्यादा रहती है, ठीक है। लेकिन इसमें केस में क्या है कि आपकी वुड जो है इतनी स्ट्रॉन्ग इनफ नहीं होती, तो इसलिए अगर आप ज़्यादा फीड देते हैं एकदम, तो उस दौरान क्या होगी कि आपकी वुड जो होगी वो ख़राब हो जाएगी।
सो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पर पूरी तरह से इस वुड को पूरी तरह से एक रेक्टेंगुलर शेप में कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है, सो आप इस बात को जिस तरह से हमने शेपर मशीन के बारे में बात करी कि किसी सिलेंड्रिकल सरफेस को अगर मुझे फ्लैट सरफेस में कन्वर्ट करना होता है तो उस दौरान हम शेपर मशीन का इस्तेमाल करते हैं। सो आप देख सकते हैं पूरी तरह से ये 60 mm का मैंने सरफेस इसको बना लिया है पूरा। ठीक है, इसके बाद अगर आप जैसे सरफेस देखेंगे तो कहीं से कुछ सरफेस रफ है, एक्चुअली में ये जो है ये वुड है। अगर यही मेटल होता तो बिल्कुल आपको क्या दिखता है, बिल्कुल ये प्लेन दिखता। ठीक है, बाकी हम इसको फाइलिंग के थ्रू हम इसको और स्मूथ कर सकते हैं। सो इसके बाद का जो वर्किंग है वो हम लेथ पर देखेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।